वेलकम टू रोशन सर स्टेट वन एंड आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर है समकालीन दक्षिणी एशिया। तो ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है क्योंकि हम क्या करने वाले हैं इस चैप्टर में अपने आस पड़ोस के देशों के बारे में जानने वाले हैं कि वहाँ की शासन व्यवस्था कैसी है और वहाँ की शासन व्यवस्था में अभी तक क्या कुछ बदलाव आए हैं। ये सारी चीज़ें हम आज की इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो देखिए, तो दोस्तों इस चैप्टर में जो भी हम टॉपिक समझने वाले हैं सबसे पहले हम उसकी बात कर लेते हैं ताकि आपको पता तो चल जाए कि इस चैप्टर में आखिर हम पढ़ने क्या वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस चैप्टर में हम सबसे पहले जो टॉपिक समझेंगे वो है दक्षिणी एशिया क्या है। उसके बाद हम बात करेंगे पाकिस्तान में सेना और लोकतंत्र, यानी कि आपको पता होगा कि पाकिस्तान में कई बार सेना का शासन स्थापित हो जाता है और कई बार लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना भी हो जाती है, लेकिन सेना के माध्यम से ही सरकार चलाई जाती है वहाँ की। इसके अलावा हम बांग्लादेश में लोकतंत्र की स्थापना कैसे हुई है, जिसमें हम बांग्लादेश की पूरी कहानी समझेंगे कि बांग्लादेश का निर्माण कैसे हुआ और वहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना कैसे की गई थी। उसके बाद हम नेपाल में राजतंत्र और लोकतंत्र की बात करेंगे। आपको पता है कि नेपाल में राजतंत्र हुआ करता था, लेकिन अब लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वहाँ पे कायम हो चुका है। तो नेपाल की कहानी भी हम समझने वाले हैं। उसके बाद हम श्रीलंका में जाएंगे। श्रीलंका में जातीय संघर्ष है, वहाँ पे लोकतांत्रिक देश तो है लेकिन वहाँ पे जातीय संघर्ष है। वहाँ पे एक लिप्टे नामक जो संगठन है उसके बीच में और श्रीलंकाई सेना के बीच में काफ़ी समय तक संघर्ष चलता रहा है ना। तो उसके बारे में हम जानेंगे। उसके बाद हम भारत पाकिस्तान के बीच में जो संघर्ष के मुद्दे हैं उन मुद्दों को भी जानेंगे। और जो सातवां टॉपिक रहने वाला है उसमें हम भारत और उसके अन्य पड़ोसी देश जिसमें से हम भूटान, मालदीव वगैरह जो है उसकी हम बात करेंगे। और आखिर में शांति और सहयोग की हम बात करेंगे कि जो दक्षिण एशिया के देश है क्या आपस में लड़ते ही रहते हैं या फिर विकास के लिए आपस में एक दूसरे को सहयोग भी करते हैं। सो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ये सारे टॉपिक समझने वाले हैं। अगर आप वीडियो को एंड तक देख लेते हैं तो सभी टॉपिक आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। वैसे इसमें से मैं 2-3 टॉपिक आज की इस वीडियो में कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना यार। तो दोस्तों क्या है दक्षिणी एशिया? अगर आप दक्षिणी एशिया को समझना चाहते हैं ना तो इस सुंदर से प्यारे से मैप को देख ले भाई। मैप में दक्षिणी एशिया के सभी देशों को शामिल किया गया है। तो दक्षिणी एशिया क्या है? एक तरीके से उन देशों का समूह है जो एशिया के दक्षिणी भाग में आते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको इंडिया दिख रहा है सबसे प्यारा, अपना भारत, एक देश तो ये हो गया। इधर हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, होगा भी ऐसा है लेकिन कोई नहीं, पड़ोसी है। ठीक है, पाकिस्तान हो गया। अफगानिस्तान की बात करें, देखो शुरू में ना क्या था कि दक्षिणी एशिया में हम 7 देशों को शामिल करते थे, लेकिन 2007 की मैं बात करूँ तो 2007 में हमने क्या किया, अफगानिस्तान को भी दक्षिणी एशिया में शामिल कर लिया। ठीक है, तो 8 सदस्य देश है, ऐसे टोटल 8 सदस्य देश इसके हो चुके हैं। तो भारत, पाकिस्तान, ऊपर हमने अफगानिस्तान की बात कर ली। यहाँ आप देखेंगे नेपाल आपको दिख रहा है, नेपाल के साइड में आपको भूटान दिख रहा है ना। इधर नीचे बांग्लादेश, बांग्लादेश से हमारे संबंध शुरू से अच्छे हैं क्योंकि बांग्लादेश हमारे वजह से अस्तित्व में आया ना। हमने ही 1971 में पाकिस्तान को हरा दिया था, है ना, और उसके बाद बांग्लादेश की स्थापना करवा दी। तो हमारे बदौलत ही बांग्लादेश है इस दुनिया में। ठीक है ना। नीचे आप श्रीलंका को देख पाएंगे तो श्रीलंका में आपको पता है कि भाई श्रीलंका भी 1948 में जब आज़ाद हुआ था उस समय से लोकतांत्रिक देश रहा है, लेकिन यहाँ पे जातीय संघर्ष हुआ था और जो तमिल लोग हैं और जो श्रीलंका के जो सैली लोग हैं उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा संघर्ष हुआ था। और अभी अभी की हम बात करें प्रेजेंट टाइम की तो यहाँ पे भाई बहुत ज़्यादा मतलब आर्थिक संकट आया हुआ है ना। उसकी जो इकोनॉमी है वो क्रैश हो चुकी है बिल्कुल पूरी तरीके से। नीचे हम मालदीव की बात करें तो मालदीव में सल्तनत का शासन हुआ करता था, मतलब सुल्तान हुआ करते थे, लेकिन यहाँ पे भी अब लोकतंत्र की स्थापना धीरे धीरे करने की कोशिश की जा रही है, लोकतंत्र को बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो ये कुल मिला के 8 देश है जिनको हम दक्षिणी एशिया में शामिल करते हैं। ठीक है ना। कोई भी अगर आपसे पूछे भाई दक्षिणी एशिया का मतलब क्या है तो आप बोल देना 8 देशों का समूह है दक्षिणी एशिया, जो कि एशिया के दक्षिणी भाग में आते हैं। अब हम बात करेंगे पाकिस्तान के बारे में। ठीक है, पाकिस्तान में किस तरीके से लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना हुई, कभी फिर सेना का तख्ता पलट हुआ, इस तरीके से जो चीज़ें सिस्टम चलती रही थी उसकी हम बात करने वाले हैं आगे। तो देखिए दोस्तों, पाकिस्तान में शुरू से ही क्या है, सैनिक शासन ज़्यादा मजबूत रहा है। अगर हम बात करें सबसे पहले जब पाकिस्तान का संविधान बना तो संविधान बनने के साथ ही वहाँ पे क्या था कि जनरल अयूब खान ने क्या किया, सत्ता को अपने हाथों में ले लिया और जल्दी से अपना निर्वाचन भी करवा लिया उन्होंने। ठीक है, तो इससे क्या था कि भाई जनता जो था वो उनके खिलाफ हो गया और उनका जोरदार विरोध किया गया। इस कारण उन्होंने क्या किया, सत्ता को छोड़ दिया। लेकिन फिर से दोबारा क्या हुआ, वहाँ पे सैनिक शासन ही आया और इस बार जनरल याहिया खान के नेतृत्व में आया था। अब जनरल याहिया खान के समय में क्या हुआ कि बांग्लादेश संकट भी आ गया, यानी कि आपको पता है कि जो पाकिस्तान बना था वो 2 भागों में बना था। एक तो पश्चिमी पाकिस्तान यानी कि इस समय का जो पाकिस्तान है और एक पूर्वी पाकिस्तान। तो पूर्वी पाकिस्तान के जो बंगाली लोग थे वो पश्चिमी पाकिस्तान के उर्दू भाषी लोगों के खिलाफ आंदोलन कर दिए थे। भारत ने इसका समर्थन किया और बांग्लादेश एक
नया देश भी बना था 1971 में। तो उसी के साथ जनरल याह्या खान का जो शासन है वो ख़त्म हुआ, और उनके बाद जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, वो उनके समय काल में क्या हुआ, जुल्फ़िकार अली भुट्टो मतलब अगला वहाँ के प्रधानमंत्री कह सकते हैं वो बने थे। तो इनके समय काल में निर्वाचित सरकार, सबसे पहले निर्वाचित सरकार आई थी जिनको लोगों ने चुना था जिसको, ठीक है। और ये 1971 से लेके 1977 तक रहा। लेकिन 1977 में फिर से वहाँ पे क्या हुआ, जनरल ज़िया-उल हक ने क्या किया, सत्ता को अपने हाथों में ले लिया। तो फिर से सेना का शासन। अब इनका शासनकाल 1988 तक चला। 1988 में फिर बेनजीर भुट्टो के नेतृत्व में लोकतांत्रिक सरकार बनी। लेकिन फिर से 10-11 साल बाद ही क्या, परवेज मुशर्रफ ने क्या किया, नवाज शरीफ को हटाकर फिर 1999 में फिर से सैनिक शासन को वापस ले आए। तो कहने का मतलब क्या है, ये डेट आपको थोड़ा बहुत याद करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि भाई यहाँ पे कई बार लोकतांत्रिक सरकार तो आया, लेकिन बार बार तख्तापलट कर दिया गया और सैनिक शासन को फिर से स्थापित किया गया। लेकिन 2008 से अगर हम बात करें ना, तो 2008 के बाद से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना ही की गई है, वहाँ पे सैनिक शासन नहीं आया है। लेकिन हम अगर बात करें कि पीछे छुप छुप के कहीं ना कहीं सेना ही क्या कर रही है, वहाँ की शासन व्यवस्था को चलाती है। आपको पता होगा कि पाकिस्तान का कोई भी प्राइम मिनिस्टर अभी तक 4 साल से ज़्यादा वहाँ पे काम नहीं कर पाया, 4 साल से ज़्यादा नहीं टिक पाया। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे सेना ही हो सकता है, सेना का ही हाथ हो सकता है, ठीक। सो दोस्तों, अभी तक हमने बात किया कि पाकिस्तान में लोकतंत्र स्थायी रूप से नहीं टिक पाया है। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। इसमें हम पहला कारण बताएंगे कि वहाँ पे क्या है, सेना, धर्मगुरु और भूस्वामियों का सामाजिक दबदबा है। धर्मगुरु हम उन्हें कहते हैं जो कि धर्म के गुरु होते हैं। जैसे कि इस्लाम धर्म में हम मौलवी लोगों की हम बात करते हैं, हिंदू धर्म में हम पंडित लोगों की बात करते हैं, तो धर्म गुरु है। भूस्वामी यानी कि जो जमीन के मालिक है ना, बहुत ज़्यादा अमीर लोग हैं, उनका क्या है, पाकिस्तान में दबदबा है। और वो क्या करते हैं, कई बार लोकतांत्रिक सरकार को बदलकर वहाँ पे सैनिक शासन की स्थापना करवा देते हैं। दूसरा पॉइंट बताएंगे कि भाई पाकिस्तान का क्या है, भारत के साथ तनातनी रहती है, दुश्मनी है ना। और बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि पाकिस्तान की राजनीतिक जो पार्टियां हैं उनमें खोट है, और वो राजनीतिक पार्टियां अपने स्वार्थ के लिए काम करती है, और अगर वो सत्ता में आएंगी ना, तो इससे क्या होगा कि पाकिस्तान की जो एक तरीके से सुरक्षा है वो खतरे में पड़ जाएगी। तो इस कारण भी वो कहीं ना कहीं लोकतंत्र को सपोर्ट नहीं करते हैं, सैनिक शासन को सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा हम बात करें कि भाई पाकिस्तान में लोकतंत्र की स्थापना हो, इसके लिए वहाँ पे कोई अंतर्राष्ट्रीय समर्थन नहीं मिल पाया, यानी कि यूएनओ या फिर कोई दूसरे संगठन ने क्या किया, यहाँ पे लोकतंत्र की स्थापना के लिए कोई विशेष भूमिका नहीं निभाई। इसके अलावा अमेरिका और पश्चिमी देशों की हम बात करें तो वो भी क्या करते हैं, पाकिस्तान में सैनिक शासन को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि इन देशों को आतंकवाद से डर है, जिसको इस्लामी आतंकवाद कहते हैं, है ना। पाकिस्तान में पता है आपको आतंकवाद कितना ज़्यादा है, और इन देशों को ऐसा लगता है कि अगर पाकिस्तान में लोकतंत्र की स्थापना हो गई ना, तो पाकिस्तान का जो परमाणु हथियार है वो आतंकवादियों के हाथों में आ जाएगा, और ये पूरी दुनिया के लिए क्या हो सकता है, खतरनाक सिद्ध हो सकता है। तो इस कारण भी अमेरिका और पश्चिमी देश क्या चाहते हैं, पाकिस्तान में सैनिक शासन को चाहते हैं, सैनिक शासन को बढ़ावा देते हैं, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आप बताएंगे पाकिस्तान में लोकतंत्र का स्थायी ना होने के पीछे के कारण भी है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मतलब ये कह दो कि हर बार पेपर में पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से तैयार कर ले। सो दोस्तों, बांग्लादेश में लोकतंत्र की कहानी को समझने से पहले हम थोड़ा सा पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो विभाजन हुआ था, मतलब पाकिस्तान से जो बांग्लादेश अलग होकर बना था, उसकी कहानी को हम थोड़ा समझ लेते हैं। आपको पता है कि किसी समय बांग्लादेश पाकिस्तान का ही पार्ट था। तो देखिए, जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तो पाकिस्तान 2 भागों में बनाया गया था, क्योंकि आपको पता है कि जो विभाजन था वो धार्मिक बहुसंख्यक के आधार पर किया गया था। मतलब जिस इलाके में मुसलमान ज़्यादा थे उसको पाकिस्तान घोषित किया गया, और जिन इलाकों में हिंदू ज़्यादा थे उसको हिंदुस्तान घोषित कर दिया गया था। तो आपको पता है कि जो उस समय हमारे देश में ज़्यादातर मुसलमान थे वो एक तो पंजाब के आसपास रहा करते थे, और दूसरा बंगाल के आसपास रहा करते थे। यहाँ पे मुसलमानों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। अब कोई ऐसा यंत्र तो था नहीं हमारे पास कि हम भाई दोनों इलाकों को मिला दे। तो इसलिए तय किया गया कि पाकिस्तान 2 भागों में बनेगा। एक तो होगा पश्चिमी पाकिस्तान, ठीक है, और एक पूर्वी पाकिस्तान। पश्चिमी पाकिस्तान जो बना था वो पंजाब वाले प्रांत को काट के बनाया गया था, उसको अलग करके बनाया गया था, और यहाँ के जो लोग थे वो उर्दू भाषा बोलते थे। ये चीज़ समझिए आप। दूसरी तरफ हम चले बंगाल की तरफ, तो बंगाल का जो पूर्वी भाग था, मतलब पूर्वी पाकिस्तान जो बना था वो बंगाल को काट के बनाया गया था, ठीक है। और यहाँ के जो ज़्यादातर लोग थे वो बंगाली थे, मतलब बंगाली भाषा बोला करते थे। लेकिन अगर हम सरकार की बात करें तो सरकार में पश्चिमी पाकिस्तान का दबदबा ज़्यादा था,
और पश्चिमी पाकिस्तान ज़बरदस्ती पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर उर्दू भाषा थोपने की कोशिश कर रहे थे। ये बात पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को पसंद नहीं आई और लगभग 1970 के आसपास ही क्या होता है, वहाँ पे विद्रोह हो जाता है। बहुत सारे लोग पश्चिमी पाकिस्तान के सरकार के खिलाफ हो जाते हैं और इनके इस विद्रोह का नेतृत्व जो किया वो शेख मुजीबुर रहमान ने किया और इन्होंने अवामी लीग की भी स्थापना की थी। और जब 1970 में क्या हुआ, पूर्वी पाकिस्तान में चुनाव हुआ, तो अवामी लीग भारी भरकम बहुमत के साथ जीत गई। लेकिन क्योंकि सरकार में किसका वर्चस्व ज़्यादा था? पश्चिमी पाकिस्तान का। और उस समय जनरल याहिया खान का शासन था और आपको पता है कि उस समय वहाँ पे सैनिक शासन कायम था पाकिस्तान में। तो उन्होंने क्या किया कि जो शेख मुजीबुर रहमान है उनको सरकार बनाने नहीं दिया और ज़बरदस्ती जबरन उनको जेल में पकड़ पकड़ के डाल दिया। इससे वहाँ पे बहुत ज़्यादा विद्रोह फैल गया और ज़्यादा तेज़ गति से विद्रोह फैला। औ और जनरल याहिया खान ने क्या किया, बहुत सारे निहत्थे लोगों को, बंगाली लोगों को मरवाना शुरू कर दिया, ठीक है? इस कारण क्या हुआ, बहुत सारे शरणार्थी भारत की तरफ भागने लग गए। बहुत सारे बंगाली लोग कहाँ भाग के आ गए? भारत। भारत के सामने शरणार्थी की समस्या आ गई। भाई लगभग 80 लाख शरणार्थी भारत में आ गए थे। तो इस स्थिति को देखते हुए भारत ने क्या किया, बंगाली लोगों को मदद देना स्टार्ट कर दिया। मतलब जो पूर्वी पाकिस्तान के लोग थे उनको हेल्प करना स्टार्ट कर दिया, सैन्य मदद दी और इस कारण इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हुआ। और इस युद्ध में 1971 में युद्ध हुआ था और इस युद्ध में भारत ने क्या किया, पाकिस्तान को बहुत ही बुरी तरीके से हरा दिया। और पाकिस्तान की हार के साथ यानी कि पश्चिमी पाकिस्तान की हार के साथ ही क्या हुआ, पूर्वी पाकिस्तान को एक अलग देश बना दिया गया जिसका नाम क्या रखा गया, बांग्लादेश। ठीक है। अब 1971 में क्या हुआ, बांग्लादेश ने अपना संविधान बना लिया और अपने आप को एक लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी देश भी घोषित कर दिया। लेकिन देखिए, सत्ता में जाहिर सी बात है कि शेख मुजीबुर रहमान ही आएंगे और वो 1975 में क्या किया, संविधान में संशोधन करके सभी पार्टियों को ख़त्म कर दिया और जो उनकी अवामी लीग थी उसको सबसे आगे कर दिया। मतलब कि और दूसरी पार्टियों को कोई मान्यता उन्होंने नहीं दी थी। इस कारण भी क्या हुआ, शेख मुजीबुर रहमान का वहाँ पे जोरदार विरोध हुआ, वहाँ पे तनाव संघर्ष की स्थिति आ गई। लेकिन अगस्त 1975 में क्या हुआ, जो रहमान है, शेख मुजीबुर रहमान, वो सेना के हाथ मारे गए और वहाँ पे फिर सैनिक शासन आ गया। जियाउल रहमान के नेतृत्व में क्या हुआ, वहाँ पे सैनिक शासन की स्थापना हो गई। जियाउर रहमान के बाद भी एक और जनरल आते हैं जिन्होंने फिर से सैनिक शासन को ही वहाँ पे स्थापित किया, जिनका नाम था जनरल एच.एम. इरशाद। लेकिन क्या था कि बांग्लादेश के लोग लोकतंत्र को बहुत ही अच्छा मानते थे, लोकतंत्र को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे और वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मतलब आंदोलन हुए। और आंदोलन के साथ ही क्या हुआ, 1990 में क्या था कि जो जनरल एच.एम. इरशाद थे उनको सत्ता छोड़ना पड़ गया था। और 1990 से क्या है कि बांग्लादेश एक लोकतांत्रिक देश है और वहाँ पे उसके बाद कभी सैनिक शासन कायम नहीं हुआ है। सो दोस्तों, ये बांग्लादेश के निर्माण और वहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना की पूरी कहानी थी, जो कि मैंने आप लोगों को समझा दिया है। मेरे हिसाब से किसी स्टूडेंट को इस टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं नेपाल में राजतंत्र और लोकतंत्र की। तो देखिए, नेपाल की अगर हम बात करें तो नेपाल शुरू से ही एक हिंदू राष्ट्र रहा है ना, हिंदू धर्म को मानने वाला देश रहा है। और लेकिन आधुनिक काल की अगर हम बात करें तो आधुनिक काल में यहाँ पे क्या हुआ, संवैधानिक राजतंत्र कायम हो गया। बाकी अगर हम एशिया के देशों की बात करें तो बहुत सारे देशों ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया, लेकिन यहाँ पे संवैधानिक राजतंत्र कायम रहा। अब ऐसा नहीं है कि भाई वहाँ के लोगों ने लोकतंत्र के लिए कुछ नहीं किया, बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाया, लेकिन यार राजा बहुत ज़्यादा पावरफुल है। सेना के दम पे उसने क्या किया, सभी विद्रोहों को हमेशा दबा दिया कर। लेकिन 1990 में कुछ ज़्यादा ही खतरनाक विद्रोह हुआ और उस विद्रोह को देखते हुए नेपाल के राजा ने क्या किया, वहाँ पे लोकतांत्रिक संविधान बनाने की मांग को मान लिया। मतलब कि थोड़ा बहुत लोकतंत्र आ गया, लेकिन वहाँ पे राजा पावरफुल ही था, राजा ज़्यादा पावरफुल था, ज़्यादातर शक्तियाँ राजा के पास ही थी। अब इसी बीच में हम देखते हैं कि नेपाल में माओवादी बहुत ज़्यादा पावर में आ जाते हैं, ज़्यादा शक्ति में आ जाते हैं। मतलब वो एक तरीके से अपना प्रभाव जमाना शुरू कर देते हैं। माओ पता है ना कौन है? वो चाइना वाले जो माओ बाबा है, उसके विचारधाराओं को मानने वाले हैं, है ना? तो ये माओ ने क्या किया भाई, जो माओवादी थे उन्होंने क्या किया, जो नेपाल के जो राजा थे उनके साथ सशस्त्र विद्रोह का ऐलान कर दिया कि भाई अब हम क्या करेंगे, इनको राजाओं को मतलब हटाएंगे यहाँ से, हम राजाओं के साथ युद्ध करेंगे, युद्ध के माध्यम से इनको हटाएंगे। राजा ने क्या किया, राजा ने बोला अपने सैनिकों को कि भाई मारो इनको भी, ठीक है। तो दोनों के बीच में क्या हो गया, जो माओवादी जो लोग थे जिन्होंने सशस्त्र विद्रोह किया था और जो राजा की सेना है, उनके बीच में हुआ युद्ध। विशेषकर ये गुरिल्ला युद्ध करते हैं भाई, माओवादी जो है वो गुरिल्ला युद्ध में माहिर होते हैं, मतलब पहाड़ों में छुप छुप के युद्ध करते हैं। तो ये हो गया भाई हिंसा, बहुत ज़्यादा हिंसा हुआ, वहाँ पे लड़ाइयाँ छिड़ गई। लेकिन राजा का शासन जो था वो ज़्यादा समय तक नहीं चल पाया। फिर से 2006 की अगर हम बात करें तो वहाँ पे जोरदार प्रदर्शन हुआ, आम लोगों ने
जो राजा है उसके खिलाफ जोरदार प्रदर्शन कर दिया और आखिरकार राजा को मजबूर होना पड़ा। इतना ज़्यादा खतरनाक विद्रोह हुआ था वहाँ पे आम लोगों का कि राजा मजबूर हो गया और उसने क्या किया, संसद को फिर से बहाल कर दिया और संविधान लिखने के लिए संविधान सभा की स्थापना भी उस समय की गई थी। तो संविधान लिखा गया और लगभग ऐसा कहा जाता है कि भाई 2008 के बाद से नेपाल में क्या है, लोकतंत्र ही है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है और वहाँ पे लोकतंत्र सही से चल रहा है। लेकिन बहुत सारे नेपाली जो राजनेता वगैरह होते हैं, बहुत सारे नेपाली लोग हैं, उनका भी ये कहना है कि भाई नेपाल के सरकार पे क्या है, भारत का प्रभुत्व देखने को मिलता है ना, भारत का वर्चस्व थोड़ा सा देखने को मिलता है। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें तो वहाँ पे एक बढ़िया लोकतंत्र की सरकार की स्थापना वहाँ पे हो चुकी है। श्रीलंका में जातीय संघर्ष, देखिए दोस्तों, श्रीलंका 1948 में आज़ाद हुआ और आज़ादी के साथ अगर हम बात करें तो ये शुरू से ही लोकतांत्रिक देश रहा, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपनाया। कभी भी यहाँ पे न तो सेना का शासन कायम हुआ, न ही राजतंत्र कायम हुआ। अगर हम दूसरे देशों की बात करें जो कि दक्षिण एशिया के देश है, जैसे कि पाकिस्तान, हम नेपाल की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, तो वहाँ पे ऐसी बहुत सारी समस्याएं थी। लेकिन श्रीलंका में ऐसी कोई समस्या नहीं थी, बिल्कुल हट के, इन सभी देशों से बिल्कुल हट के समस्या है। और हट के क्या समस्या भाई, वहाँ पे जातीय संघर्ष चला है, दो समुदायों के बीच में काफ़ी लंबे समय तक संघर्ष चला है। ठीक है, तो यहाँ पे हम दो समुदायों की बात कर लेते हैं। यहाँ एक तो सिन्हली समुदाय के लोग हैं जो कि बहुसंख्यक यहाँ पे बहुत ज़्यादा संख्या में है, और दूसरे है जो है वो अल्पसंख्यक है, वो है तमिल। अब तमिल में कुछ तो भाई श्रीलंकाई तमिल भी है और कुछ भारतीय तमिल है। भारतीय तमिल, जब ब्रिटिश राज था उस समय, ब्रिटिश राज के समय में क्या था कि भारतीय तमिलों को काम करवाने के लिए श्रीलंका ले जाया जाता था। लेकिन जब भारत आज़ाद हो गया तो आज़ादी के बाद भी बहुत सारे तमिल उधर जाते रहे। ठीक है, तो उनका विस्थापन होता रहा। इस तरीके से तमिलों की संख्या बढ़ गई, बहुत सारे भारतीय तमिल कहाँ चले गए, श्रीलंका चले गए। लेकिन जो सिन्हली समुदाय के लोग हैं वो तो कहते हैं कि भाई जो श्रीलंका है वो हमारी भूमि है, हमारा देश है, हम तमिलों को यहाँ पे कैसे रियायत दे सकते हैं, तमिलों को हम कैसे यहाँ पे नौकरियाँ दे सकते हैं। तो ये इससे क्या वो समस्या आ गई, क्योंकि भाई सरकार जो थी वो सिन्हलियों की थी, जाहिर सी बात है। तो सिन्हली लोगों ने क्या किया, सरकारी नौकरी में अपना कब्जा जमा लिया। कॉलेज वगैरह में एडमिशन भी तमिल लोगों को नहीं मिल पाता था, कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है तो सिन्हली लोगों को बस मिल रहा है। तो इस तरीके से अगर भाषा की हम बात करें तो सिहला जो वहाँ की भाषा थी, जो सिन्हली लोग जो भाषा बोलते थे वो सिहला थी, तो उस भाषा को ज़्यादा बढ़ावा दिया गया, राष्ट्रीय भाषा घोषित कर दिया गया। तो इन सभी कारणों से तमिल लोग एक तरीके से बेगानेपन का अनुभव करते थे। उनको लगता था कि भाई ये सरकार है, ये जो श्रीलंका की सरकार है वो हमारे लिए कुछ नहीं कर रही। तो इन्होंने सोचा कि अब हम एक संगठन बनाएंगे और इन्होंने 1983 में 1983 में इन्होंने क्या किया, लिट्टे नामक एक संगठन बनाया। लिट्टे है क्या, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिलिलम। ठीक है, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिलिलम इसको हम बोलते हैं। ये क्या, एक उग्रवादी संगठन है इनका, तमिल लोगों का। और ये चाहते हैं कि श्रीलंका को दो भागों में बांट दे। जो श्रीलंका का उत्तरी पूर्वी भाग है उसको काट के एक अलग देश बनवाना चाहते हैं। ठीक है, ये लिट्टे का उद्देश्य है मेन, और तमिलों के लिए लड़ते हैं, तमिलों का एक संगठन है। ये चीज आप समझ गए। अब क्योंकि ये जो समस्या है, जो तमिल लोगों की समस्या है, वो भारत से भी जुड़ी है ना, क्योंकि बहुत सारे तमिल जो है भारतीय मूल के हैं। तो भारत सरकार ने क्या किया, श्रीलंका में शांति स्थापित करने के लिए अपनी शांति सेना श्रीलंका में भेजी 1987 में। अब शांति सेना भेजी गई तो वहाँ पे सभी लोगों ने क्या किया, इसका विरोध किया। जो श्रीलंका के आम नागरिक थे उन्होंने विरोध किया। वहाँ के लोगों को लगा कि भाई भारत क्या कर रहा है, उनके आंतरिक मामले में दखल दे रहा है। इस कारण हर तरफ से भारत का विरोध हुआ और 1989 यानी कि 2 साल बाद ही क्या हुआ, भारत को अपने शांति सेना को वापस बुलाना पड़ गया और शांति सेना अपने लक्ष्य में क्या रही, विफल रहे। और ये जो संघर्ष था वो और आगे चलता रहा। तो काफी लंबे समय तक जो लिट्टे के जो उग्रवादी मतलब संगठन है, उसके जो सदस्य है, उसके जो लोग है, मतलब तमिल लोग है, वो श्रीलंकाई सेना के साथ काफी लंबे समय तक युद्ध करते रहे। और ऐसा कहा जाता है कि 2009 में जो लिट्टे का जो प्रमुख था जिसका नाम था प्रभाकरन, प्रभाकरन के मरने के साथ ही ये जो एक तरीके से संगठन था, ये जो मतलब जो लिट्टे नामक जो संगठन है वो खत्म हो चुका है और श्रीलंका का जो जातीय संघर्ष है वो भी उसी के साथ खत्म हो चुका है। लेकिन देखिए, श्रीलंका की अगर हम बात करें तो वहाँ पे जातीय संघर्ष चला, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम पूरे दक्षिणी एशिया की बात करें, साउथ एशिया के देशों की अगर हम बात करें, तो उन सभी देशों में शिक्षा व्यवस्था की हम बात कर ले, या फिर लोगों के न्यूनतम जीवन स्तर की हम बात कर ले, या फिर या हम विकास दर की बात कर ले, जीडीपी ग्रोथ की अगर हम बात करें, तो इन सभी मामले में श्रीलंका इन सभी देशों से आई। लेकिन अगर इस समय की हम बात करें, प्रेजेंट टाइम की अगर हम बात करें, तो आपको पता होगा कि श्रीलंका की जो इकोनॉमी है वो मंदी की स्थिति में है ना। वहाँ की जो एक तरीके से इकोनॉमी है वो क्रैश हो चुकी है। और तो वहाँ के जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति है
वो सब देश छोड़ के भाग चुके हैं। तो अभी श्रीलंका एक बहुत ही गंभीर समस्या का सामना कर रहा है। सो दोस्तों, ये श्रीलंका में जातीय संघर्ष का टॉपिक था। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जो भी चीज़ें मैं बताया हूँ आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों, हम भारत पाकिस्तान के बीच में संघर्ष के मुद्दे की हम बात करने वाले हैं। ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच में संघर्ष रहता है? तो देखिए, आपको पता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में हमेशा शीत युद्ध जैसी स्थिति रहती है। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि कभी भी भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो सकती है। लेकिन शुरू से अगर हम बात करें कि आपको पता है कि भारत पाकिस्तान का विभाजन 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को किया गया था। और विभाजन के साथ ही क्या हुआ, जम्मू कश्मीर के मुद्दे को लेकर दोनों के बीच में संघर्ष हो गया। मतलब मेन मुद्दा जम्मू कश्मीर का रहता है हमेशा, आप कभी भी देख लेना। तो जम्मू कश्मीर को लेकर कई बार युद्ध हुआ, जैसे कि 1947-48 में पहला युद्ध हुआ था। इस युद्ध के दौरान ये देखा गया कि जम्मू कश्मीर के मतलब कश्मीर के बहुत सारे हिस्से पे पाकिस्तान ने क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। और इसको हम पीओके बोलते हैं, है ना? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जिसको बोलते हैं। पाकिस्तान ने क्या कर रखा है, मतलब एक तरीके से गलत तरीके से उसने इस पे कब्जा किया था। ठीक है? इसके अलावा 1965 में भी भारत-पाकिस्तान का युद्ध हो चुका है, उसमें भी हमारी जीत हुई थी। 1971 की बात करें तो आपको पता है कि भई 1971 में भारत-पाकिस्तान का युद्ध हुआ था और उसके बाद ही बांग्लादेश नामक नया देश बना है। और इसके अलावा 1999 में भी कारगिल युद्ध हो चुका है। लेकिन इन युद्धों के बावजूद भी जम्मू-कश्मीर का जो विवाद है वो कभी सॉल्व नहीं हुआ, है ना? इसके अलावा भी बहुत सारी समस्या के एक तरीके से संघर्ष के बहुत सारे और कारण हैं, जैसे कि सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण को लेकर इन दोनों देशों के बीच में हमेशा संघर्ष रहता है। और दोनों देशों के बीच में हथियारों को लेकर भी क्या रहता है, हमेशा होड़ मचा रहता है, कॉम्पिटिशन रहता है। जैसे कि आपको पता होगा कि अगर भारत किसी दूसरे देश से अगर हथियार खरीदता है, तो पाकिस्तान भी क्या करेगा? किसी दूसरे देश के पास जाएगा, जैसे चाइना के पास जाएगा, वहाँ से हथियार खरीदेगा, अमेरिका के पास जाएगा, वहाँ से हथियार खरीदेगा, है ना? इसके अलावा आपको पता होगा कि भारत ने जो परमाणु परीक्षण किया था 1998 में किया था, पोखरण में। और भारत ने जब 1998 में परमाणु परीक्षण किया, तो इसी साल पाकिस्तान ने भी क्या कर लिया, अपना परमाणु परीक्षण कर लिया। और कहाँ पे किया था? चगाई पहाड़ी जो इलाका है, वहाँ पे जाके इसने क्या किया था, अपना परमाणु परीक्षण कर लिया था। तो ज़ाहिर-सी बात है कि पाकिस्तान भी क्या है, परमाणु संपन्न देश है और भारत भी क्या है, परमाणु संपन्न देश है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि दोनों देशों के बीच में युद्ध होगा ना, तो बहुत ज़्यादा विनाश होने वाला है। और पाकिस्तान के पास तो यार क्या है, हमसे ज़्यादा परमाणु हथियार है। तो उसके पास तो भाई खोने के लिए मतलब पाने के लिए कुछ तो है नहीं। ज़ाहिर-सी बात है कि भारत को हरा तो नहीं पाएगा, है ना? पाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन हमारा नुकसान बहुत कर देगा वो। इसके अलावा देखिए, जो इंडियन गवर्नमेंट है, भारत सरकार जो है, वो पाकिस्तान के ऊपर कई प्रकार के आरोप लगाती रहती है हमेशा। जैसे कि पाकिस्तान जो है क्या करता है, लुके-छुपे भारत में हिंसा को बढ़ावा देता है। कश्मीर उग्रवादियों को बढ़ावा देता है, उनको हथियार एक तरीके से प्रोवाइड कराता है, उनको ट्रेनिंग देता है, उनको धन उपलब्ध कराता है, ताकि वो क्या करवा सके, भारत पर हमला करवा सके। है ना? ऐसा भारतीय सरकार का आरोप है पाकिस्तान के ऊपर। दूसरी तरफ जो भारत की सरकार वो कहती है कि जो पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है जिसका नाम है आईएसआई, इंटर सर्विस इंटेलिजेंसी, ठीक है? ये इसका फुल फॉर्म है। तो ये आईएसआई क्या है? पाकिस्तान का खुफिया एजेंसी है। अब इस पर आरोप क्या लगाती है भारतीय सरकार कि भई ये बांग्लादेश और नेपाल के गुप्त ठिकानों के मदद से क्या कर दिए, मतलब बांग्लादेश और नेपाल में गुप्त ठिकाने बना रखे हैं। उसके मदद से जो भारत का पूर्वोत्तर भाग का जो राज्य है, उन सभी राज्यों में एक तरीके से क्या कर रही है, वो भारत विरोधी अभियान फैलाती है। भारत के खिलाफ लोगों को भड़काने का काम करती है। ठीक है? तो ये पॉइंट्स आप बता सकते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान भी भारत के ऊपर आरोप लगाने लग रही है। पाकिस्तान क्या आरोप लगा रही है कि भारतीय सरकार और भारत की जो खुफिया एजेंसी है, वो सिंध जो प्रांत है पाकिस्तान का, सिंध प्रांत, और इसके अलावा बलूचिस्तान जो प्रांत है, इन सभी इलाकों में क्या करती है भारतीय सरकार, हिंसा को बढ़ावा देती है। वहाँ पे लोगों को भड़काने का काम करती है। ये आरोप पाकिस्तान की सरकार भारत के ऊपर लगाती है। तो ये मुद्दे संघर्ष के प्रमुख मुद्दे हैं। दूसरी तरफ हम बात करें सिंधु नदी के जल को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा मतलब विवाद होता है। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है कि सिंधु नदी भारत से होकर गुजरता है। तो हम क्या करते हैं, पानी रोक लेते हैं। पानी बंद कर देंगे तो ज़ाहिर-सी बात है कि पाकिस्तान सूखा रह जाएगा। है ना? लेकिन 1960 में क्या हुआ है, सिंधु जल संधि हुआ है। विश्व बैंक के नेतृत्व में विश्व बैंक ने क्या करवा दिया, भारत-पाकिस्तान के बीच में एक संधि करवा दी, जिसके मदद से क्या है कि जो भारत है, वो पाकिस्तान को भी जो सिंधु नदी का जो पानी है, वो जाने देगा पाकिस्तान में भी, उसको रोकेगा नहीं। वैसे अगर हम सिंधु जल संधि की बात करें तो भारत भी इसको फ़ॉलो करता है। युद्ध कितने भी हुए लेकिन हमने पानी कभी नहीं रोका है। ठीक है? तो ये आपका हो गया भारत-पाकिस्तान के बीच में संघर्ष के जो मुद्दे हैं, वो टॉपिक। अगर आपको किसी टॉपिक में दिक्कत है, कमेंट में बता सकते हो। आप मेरे से इंस्टाग्राम पे बात कर सकते हो, ठीक है? टेलीग्राम पे भी आप मेरे से जुड़ सकते हो। अगर आप टेलीग्राम को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो टेलीग्राम से भी आप जुड़ जाए, उसको भी सब्सक्राइब कर लें। इंस्टाग्राम पे भी मेरे को फॉलो कर सकते हैं, यूज़र नेम है रोशन शाह स्टडी पॉइंट के नाम से ही है। तो आप इंस्टाग्राम पे मेरे से बात कर सकते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं।
भारत और उसके अन्य पड़ोसी देश, ठीक है। तो इसमें हम भारत और उसके अन्य पड़ोसी देश में हम बांग्लादेश, नेपाल जैसे जो देश है, मालदीव जैसे देश है, श्रीलंका जैसे देश है, उन सभी देशों के साथ भारत के संबंध कैसे हैं, किस प्रकार के संबंध है, उसको हम समझने वाले हैं। पाकिस्तान के जो संबंध है वो हम पिछली वीडियो में समझ चुके हैं। तो चलिए आगे हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप एनसीईआरटी बुक में भारत और उसके अन्य पड़ोसी देश जो टॉपिक है उसको अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे सबसे पहले भारत और बांग्लादेश संबंध को समझाया गया है। तो भारत और बांग्लादेश के साथ संबंध की अगर हम बात करें तो शुरू से संबंध तो अच्छे हैं। आपको पता है कि 1971 में भारत और पाकिस्तान का क्या हुआ था, युद्ध हुआ था, और उसी युद्ध के बाद जो ये बांग्लादेश है वो अस्तित्व में आया था। हमने पाकिस्तान को हराया, उसके बाद बांग्लादेश नामक नए देश की स्थापना में हमने हेल्प करवाई थी। तो बांग्लादेश हमारे वजह से अस्तित्व में है, संबंध भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ मुद्दे को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच में तनातनी भी रहती है। सबसे पहले हम सकारात्मक संबंध की हम बात कर लेते हैं कि भाई भारत और बांग्लादेश के बीच में सकारात्मक संबंध के मुद्दे कौन कौन से। देखिए, कई मसलों पे दोनों देश क्या करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे बात करें कि भाई पिछले 20 वर्ष से क्या है कि जो आर्थिक संबंध है वो काफ़ी बेहतर हो गया, मतलब व्यापार वगैरह जो है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। और बांग्लादेश जो है वो भारत की पूर्व चलो की नीति का हिस्सा भी है। अब पूर्व चलो की नीति मतलब क्या है भैया? देखो, पूर्व चलो की नीति का मतलब है कि हम क्या कर रहे हैं, भारत जो है वो जो पूर्वी एशिया के जो देश है, दक्षिण पूर्वी एशिया के जो देश है, उसके साथ अच्छे संबंध बनाने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि जापान है, इसके अलावा जापान को भी इसमें हम शामिल करते हैं। भारत की जो पूर्व चलो की जो नीति है उसका हिस्सा जापान भी है। और इसके अलावा दक्षिण पूर्वी एशिया के जो देश है, आपने आसियान के जितने भी देश है उसके बारे में पढ़ा होगा। तो उन सभी देशों के साथ हम क्या कर रहे हैं, पूर्व चलो की नीति के माध्यम से अच्छे संबंध बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और बांग्लादेश को भी एक तरीके से इसमें शामिल किया गया है, उसका बांग्लादेश को भी इसका हिस्सा बनाया गया है। इसके अलावा आपदा प्रबंध और पर्यावरण जैसे बहुत सारे मसले हैं जिसको लेकर क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को दोनों देश क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो दोनों ही देश जो है वो क्या कर रहे हैं, साझे खतरे को समझ रहे हैं। साझा खतरा मतलब क्या है कि ऐसे खतरे जिसका प्रभाव दोनों देशों के ऊपर पड़ने वाला है। जैसे कि आतंकवाद की हम बात कर ले, है ना, हम जनसंख्या की बात कर लेते हैं कि दोनों देशों की जो जनसंख्या है वो बहुत तेज़ गति से बढ़ रही है। तो ये भी तो एक तरीके से खतरा ही है दोनों देशों के लिए, है ना। गरीबी की बात करें तो ये भी दोनों देशों के लिए क्या है, समस्या है। बहुत सारी ऐसी समस्या जो कि साझे समस्या है। तो दोनों देश चाहते हैं कि इस साझे खतरे को समझा जाए और उन समस्याओं का फिर समाधान किया जाए, ठीक है। तो इन दोनों देश क्या कर रहे हैं, इन चीज़ों को एक तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं भारत और बांग्लादेश के बीच में जो नकारात्मक संबंध है उसके कौन कौन से मुद्दे हैं, विवाद के कौन कौन से मुद्दे हैं। तो विवाद का जो पहला मुद्दा है वो है हजारों बांग्लादेशी क्या कर रहे हैं, भारत में अवैध रूप से घुसते हैं शरणार्थी के रूप में, क्योंकि वहाँ पे गरीबी की समस्या ज़्यादा है, जनसंख्या भी तेज़ गति से बढ़ रही है, सुविधाएं नहीं है। तो बहुत सारे बांग्लादेश के जो लोग हैं वो कहाँ भाग आते हैं, भारत। कलकत्ता जैसे शहर में हम बात कर लेते हैं, दिल्ली जैसे शहर, जैसे कि जहांगीरपुर जैसे इलाके, वहाँ पे आपको बहुत सारे बांग्लादेशी नजर आ जाएंगे। तो ये एक तरीके से भारत के लिए समस्या उत्पन्न कर रहा है। भारत यार भारत में क्या है, अपने लोगों को ही सही से सुविधाएं नहीं मिल पाती है। हमारे देश में गरीबी इतनी है तो हम बांग्लादेशी लोगों को कैसे सुविधाएं उपलब्ध करा सकते हैं, उनको कैसे नौकरियाँ दे सकते हैं, है ना। दूसरा जो मुद्दा है वो है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का जो जल है उसके बंटवारों को लेकर। अब गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जाहिर सी बात है कि भारत से बांग्लादेश की तरफ जाता है, तो भारत क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा पानी यूज कर लेता है, और दूसरी तरफ बांध वगैरह बना रखे हैं तो पानी का बहाव भी रोक देता है। तो इस कारण बांग्लादेश में पानी नहीं मिल पाता है और एक तरीके से दोनों देशों के बीच में जो संघर्ष है वो स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तीसरा पॉइंट बता रहा है कि भाई बांग्लादेश क्या करता है, भारत को प्राकृतिक गैस निर्यात नहीं करता, है ना। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कई बार जब भारत जो है वो बांग्लादेश के अलावा म्यांमार से प्राकृतिक गैस निर्यात करने की कोशिश करता है तो बांग्लादेश जो है वो रास्ता नहीं देता। तो इस कारण दोनों देशों के बीच में संबंध खराब होते जा रहे हैं। इसके अलावा बांग्लादेश क्या कर रहा है, मुस्लिम विरोधी जो जमात है, जमात बोल दो यार, बहुत सारे संगठन है मुस्लिम विरोधी संगठन, उसको समर्थन भी दे रहा है। तो इस कारण भी भारत नाखुश है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि भारत की जो सेना है उसको पूर्व की तरफ जाने से क्या करता है, रास्ता नहीं देता बांग्लादेश। मान लो कि भाई बांग्लादेश का मैप कुछ इस तरीके से है, आपको पता है, और ऊपर की तरफ हमारे पूर्वोत्तर के बहुत सारे राज्य हैं। तो मान लो कि भाई इधर से हमारे सैनिक जो है इधर से मान लो कि जा रहे हैं ना बांग्लादेश से होते हुए पूर्व की तरफ, तो वो क्या करता है, एक तरीके से रास्ता नहीं देता है, ठीक है, पूर्व की तरफ या फिर नीचे की तरफ। आपके पता है कि भाई नीचे की तरफ बहुत सारे राज्य हमारे इधर, तो यहाँ पे जो हमारे पूर्वोत्तर के जो राज्य है वहाँ पे राज्य की तरफ जाने नहीं देता है। तो इस कारण भी समस्या उत्पन्न हो रहा है। तो ये सारे संघर्ष के मुद्दे हैं, विवाद के मुद्दे हैं भारत और बांग्लादेश के बीच में। आगे हम बात करते हैं भारत और नेपाल संबंध की। तो देखिए, भारत और नेपाल संबंध बहुत ही मधुर है शुरू से ही, ठीक है। और अगर हम सकारात्मक संबंध की बात करें तो दोनों ही देश क्या कर रखे हैं, एक संधि कर रखे हैं।
एक संधि हो रखा है दोनों देशों के बीच में, जिसके माध्यम से बिना वीज़ा बिना पासपोर्ट के दोनों ही देश के जो लोग हैं वो एक दूसरे देश में आ सकते हैं, वहाँ पे काम कर सकते हैं, वहाँ पे रह सकते हैं, तो कोई समस्या नहीं है इसमें, है ना। इसके अलावा दोनों देश एक दूसरे को व्यापार में वैज्ञानिक सहयोग प्रदान करते हैं। प्राकृतिक संसाधनों की हम बात करें और बिजली उत्पादन की बात करें, जल प्रबंधन की हम बात करें, तो इन सभी मुद्दों पर क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को दोनों ही देश सहयोग कर रहे हैं। और नेपाल में जब से लोकतांत्रिक सरकार की बहाली हुई है, आपको पता है कि पहले राजतंत्र था, लेकिन जब से लोकतंत्र स्थापित हुआ है ना वहाँ पे, उस समय से तो संबंध और भी बेहतर हो गए हैं और भी मजबूत हो गए हैं। तो ये संबंध तो भाई काफ़ी अच्छे हैं। अब नकारात्मक संबंध क्या है, मतलब कि विवाद के मुद्दे क्या रहते हैं। देखो, विवाद के मुद्दे हैं व्यापार को लेकर, है ना। व्यापार को लेकर दोनों देशों के बीच में मनमुटाव रहता है। अब नेपाल क्या करता है, चाइना के साथ संबंध बनाने की कोशिश करता है। अब चाइना अपना दुश्मन है, तो जाहिर सी बात है कि हम तो भाई नाराज़ हो जाएंगे ना नेपाल से, तो नाराज़गी का एक कारण ये है। इसके अलावा नेपाल क्या करता है, भारत विरोधी जो भी तत्व है, मतलब कि पाकिस्तान या फिर चाइना नेपाल की ज़मीन का इस्तेमाल भारत विरोधी अभियान चलाने के लिए करते हैं, तो नेपाल उसका विरोध नहीं करता है, उसके खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाता। इस कारण भी दोनों देशों के बीच में संघर्ष रहता है। इसके अलावा भारत की सुरक्षा एजेंसी जो है वो एक तरीके से ये अनुमान लगा रखा है कि जो नेपाल में माओवादी आंदोलन चल रहा है ना, माओवादी आंदोलन चल रहे हैं, आपको पता है भाई चाइना का था माओ, और उसके विचार से प्रभावित ये माओवादी आंदोलन है। तो माओवादी आंदोलन चल रहे हैं वहाँ पे। अब वो माओवादी आंदोलन जो है वो सरकार की नीतियों के खिलाफ है, गरीबी के खिलाफ है, सरकार की जो एक तरीके से योजनाएं हैं उसके खिलाफ ये आंदोलन चलता है। तो ये माओवादी आंदोलन क्या है, भारत में भी अपने पैर पसारते जा रहे हैं, विशेषकर बिहार से लेकर आंध्र प्रदेश तक। बीच में बहुत सारे राज्य, उड़ीसा जैसे राज्य में नक्सली इलाके बढ़ते जा रहे हैं लगातार, नक्सलवादी जो है उनकी संख्या बढ़ती जा रही है ना। तो ये कहीं ना कहीं जो है नक्सली जो लोग हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, तो ये कहीं ना कहीं भारत के लिए क्या है, खतरा है, और भारत इसके ये माओवादी आंदोलन को अपने लिए खतरा मानता है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो नेपाल में बहुत से लोग सोचते हैं कि भारत क्या करता है, नेपाल के अंदरूनी मामले में दखल देता है, क्योंकि भाई भारत बहुत ज़्यादा पावरफुल है। यहाँ पे हम देखिए जितने भी हमारे पड़ोसी देश है, बस चाइना को छोड़कर, तो भारत यहाँ पे ज़्यादा पावरफुल है। नेपाल हमारे सामने तो उतना ज़्यादा पावरफुल है नहीं। तो नेपाल के लोगों को ऐसा लगता है कि भारत उनके हर मामले में क्या कर रहा है, दखल दे रहा है, ठीक है। और इसके अलावा जो नेपाल है वो ये भी सोचता है कि भाई हम तो भाई चारों तरफ से ज़मीन से घिरे हुए हैं, हमारा कोई भाग तो भाई समुद्र के किनारे लगता नहीं है। और भारत क्या करता है, उनको ऐसा लगता है, नेपाल की जो सरकार है उसको ऐसा लगता है कि भारत उनको अपने ज़मीन से होकर समुद्र तक नहीं जाने देता है। लिखा भी है, देखो, चारों तरफ से ज़मीन से घिरा नेपाल को ऐसा लगता है कि भारत उसको अपने वो क्षेत्र से होकर समुद्र तक पहुंचने से रोकता है। तो इस कारण नेपाल क्या है, भारत से नाखुश रहता है। तो ये तो विवाद के मुद्दे हो गए भाई दोनों देशों के बीच में, और ऊपर हमने सहयोग के मुद्दे भी हमने समझ लिए। तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि नेपाल के साथ संबंध हमारे बहुत अच्छे हैं, शुरू से ही संबंध अच्छे हैं। अब हम बात करते हैं भारत श्रीलंका के बीच में संघर्ष और सहयोग के कौन से मुद्दे। देखो, संघर्ष के सबसे मेन मुद्दे की अगर हम बात करें तो भाई तमिल लोगों की स्थिति को लेकर है, क्योंकि यार तमिल जो है वो भारत से गए हैं, भारतीय तमिल है, और उनके साथ अच्छा व्यवहार वहाँ पर नहीं हो रहा है। तो इस कारण थोड़ा मतलब भारत जो है और श्रीलंका जो है इनके बीच में तनातनी बनी रहती है। और इसके अलावा एक मुद्दा तो भाई है कि 1987 में भारत ने शांति सेना भेज दिया था वहाँ पे, और आपको पता है कि श्रीलंका के लोगों ने क्या किया, इसको अंदरूनी मामले में अपना हस्तक्षेप समझा था। श्रीलंका के लोगों ने इसका खुलकर विरोध किया था, और 1989 यानी कि 2 साल बाद ही भारत को वापस बुलाना पड़ गया अपनी शांति सेना को। तो विवाद का ये दूसरा मुद्दा है। सहयोग तो भाई कर ही रहे, ठीक है। सहयोग क्या कर रहे, किसमें, मुक्त व्यापार समझौता हुआ है दोनों देशों के बीच में, जिसके माध्यम से व्यापार पर कोई भी प्रतिबंध नहीं लगा है, खुलेआम व्यापार होता है दोनों देशों के बीच में। दूसरी तरफ यार सुनामी आ गया था 2004 में, कहाँ पे, श्रीलंका में आ गया था। 40,000 लोग मारे गए थे उस सुनामी में। तो उस समय भारत ने सबसे ज़्यादा सहयोग दिया था श्रीलंका को। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि अभी जो है श्रीलंका आर्थिक मंदी का सामना कर रहा है ना, उसकी जो इकोनॉमी है वो क्रैश हो चुकी है। तो इस स्थिति में भारत उसको कितना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, आप लोग रोज़ न्यूज़ चैनल पे देखते होंगे। तो भारत काफ़ी ज़्यादा सहयोग करते हैं श्रीलंका को। ये हो गया श्रीलंका वाला टॉपिक। अब हम भूटान की बात कर लेते हैं। देखो यार, भूटान आपको पता है कि कितना ज़्यादा गरीब देश है, और हम अनुदान देते हैं, उसी के दम पे भूटान कहीं ना कहीं चल रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे भारत और भूटान के संबंध बहुत अच्छे हैं। भूटान ने क्या किया, जो भारत विरोधी जो उग्रवादी लोग हैं या उग्रवादी संगठन है उसको अपने देश से भगा दिया। इससे भारत बहुत खुश हुआ, है ना। इसके अलावा भारत भूटान में पनबिजली और
जैसी बहुत सारी परियोजनाएं चला रही है। पन बिजली की मतलब बहुत सारी परियोजनाएं चला रही है। पन बिजली मतलब क्या है, पानी से बिजली बनाने की परियोजना वहाँ पे चलाई जाती है। दूसरी तरफ भारत भूटान के विकास में सबसे ज़्यादा योगदान देता है, मतलब विकास के लिए सबसे ज़्यादा अनुदान जो देता है वो भारत ही देता है। तो संबंध कहने का मतलब ये है कि भूटान के साथ कोई ज़्यादा खराब संबंध अपने है नहीं, अच्छे संबंध हैं। अब बात करते हैं मालदीव की। मालदीव के साथ भारत के संबंध कैसे है भैया? देखो, मालदीव के साथ भी संबंध बहुत अच्छे हैं हमारे। 1988 में क्या हुआ था, श्रीलंका से कुछ सैनिक आ गए, मालदीव पर हमला कर दिया। भारत से मदद मांगी थी उस समय मालदीव ने, भारत ने खुल के मदद किया, ठीक है। तो इस कारण मालदीव भाई बहुत खुश हुआ कि भारत ने उसकी हेल्प की, तो संबंध अच्छे हो गए। मालदीव के आर्थिक विकास में भारत क्या करता है, मदद करता है। इसके अलावा जो मालदीव में ज़्यादातर बहुत सारे लोग घूमने जाते हैं, तो पर्यटन जो उद्योग है, मत्स्य उद्योग है, मछली पकड़ते हैं वहाँ के लोग, बहुत सारे लोग, तो इन सभी उद्योगों को क्या करता है, भारत काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करता है, समर्थन करता है। तो ये सारी चीज़ें आप मालदीव के बारे में बता देंगे। बाकी विवाद के कोई खास मुद्दे इनके बीच में है नहीं, ठीक है। देखो, आप ना अगर इस बुक में आखिरी एक टॉपिक देखेंगे तो उसमें शांति और सहयोग बता रखा है। शांति और सहयोग वाला टॉपिक है, जिसमें आपको सार्क के बारे में जानकारी दे रखी है, सार्क और साप्टा वगैरह के बारे में बता रखा है। और उसके ऊपर मैं आप लोगों को इससे पहले वाले जो चैप्टर है ना, उसमें ही वीडियो बना चुका हूँ। सार्क वाला जो टॉपिक है वो अलग से सत्ता के नए केंद्र में ऐड कर दिए गए हैं, तो उसके ऊपर मैं वीडियो काफ़ी पहले बना चुका हूँ। उस वीडियो को आप लोग देख लेना, अलग से उसके ऊपर और कोई वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से आपका जो चैप्टर है वो ख़त्म हो चुका है। बाकी रही बात नोट्स की, तो मैंने बोल दिया 1-2 दिन में आपको इसका नोट्स भी प्रोवाइड करा दूंगा। और कोई समस्या होगा तो यार आप लोग बता देना, कमेंट में बता देना मेरे को, ठीक है। बाकी यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस कर दो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दो। बाकी मिलते हैं फिर आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।